हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 10 के साइंस के पहले चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती थी, जिसमें पहला संयोजन अभिक्रिया, और दूसरा हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा हमने पढ़ा था द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते थे, तो इस प्रकार की अभिक्रिया होती थी संयोजन अभिक्रिया। मान लीजिए C+O2 मिलकर बनाते थे CO2, तो ये हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी थी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता था, कोई एक अभिकारक 2 उत्पादों में टूट जाता था, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते थे वियोजन अभिक्रिया। जैसे CO2 लिखा है, किसी बाह्य कारक के प्रभाव से इसे 2 भागों में अगर तोड़ दिया जाए, 2 उत्पाद बन जाए इसमें, तो इस प्रकार की अभिक्रिया हो जाती थी वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता था। इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था Fe+CuSO4। इसमें बनता था Fe3O4 और FeSO4 प्लस Cu। तो ये अधिक क्रियाशील था कापर से, तो इसलिए कापर को इसने विस्थापित कर दिया और खुद जुड़ गया SO4 के साथ और कापर को अलग कर दिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती थी हमारी विस्थापन अभिक्रिया। और चौथी अभिक्रिया थी द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता था, एक अभिकारक का आयन दूसरे अभिकारक के आयन से विस्थापित हो जाता था। तो ये हो गई आपकी वह अभिक्रियाएं जिन्हें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है कुछ और अभिक्रियाओं के बारे में। पहले पढ़ना है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन या इसी को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। पहले इस अभिक्रिया को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है। वह अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखेंगे इसका। C+O2 मिलकर बनाते हैं CO2। तो देखिए इसमें पहले अभिकारक कौन सा था, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन में ऑक्सीजन पहले से तो था नहीं, अभिक्रिया के बाद इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो हमने लिखा क्या है कि किसी पदार्थ में, किसी भी अभिकारक पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो। तो इसमें हम देखते हैं कि कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यानी कि यह कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण या उपचयन। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन की कमी हो,
तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं क्या? उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा प्रकार है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, इसका उलट हो जाता है उसमें। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण इसका देखें। अपचयन का उदाहरण भैया CuO प्लस H2। अब अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो CuO जो है इसमें ऑक्सीजन है, यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा, बचेगा का खाली Cu यानी कि कॉपर बचेगा और H2 और वो बन जाएगा H2O। तो ये हो गया आपका अपचयन का एग्जाम्पल। CuO का Cu में अपचयन हो रहा है। CuO से ऑक्सीजन कम हो रहा है, इसलिए इसका क्या हुआ? अपचयन हुआ और H2 में हाइड्रोजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है। तो ये हो गया ऑक्सीकरण। अगला हमें पढ़ना है रेडॉक्स अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ होती हैं, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हों, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल ZnO प्लस C बनता क्या है? Zn प्लस CO। तो इसमें ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन घट रहा है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वह अभिक्रिया होती है अपचयन। फिर कार्बन यहाँ अकेला था और कार्बन में यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती तो कौन सी अभिक्रिया होती है? उपचयन या ऑक्सीकरण, उसी को कहते हैं उपचयन। तो इसमें दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही हैं, उपचयन और अपचयन की। तो इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया हुई? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया तो वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। CuO प्लस H2 बन रहा है Cu और H2O। तो यहाँ से CuO में से ऑक्सीजन कम हुआ, यानी कि इसका हो गया अपचयन, और H2 में ऑक्सीजन
बढ़ रहा है तो इसका क्या हो गया, उपचयन यानी ऑक्सीकरण। तो यह अभी क्या हो गई, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब तापमान के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। तापमान के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। मेथेन का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मेथेन का दहन, तो मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। दहन यानी ऑक्सीजन से क्रिया होने पर ही दहन होता है किसी भी पदार्थ का। बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है यानी बाहर निकलती है ऊष्मा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा प्रकार है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी उत्पाद के निर्माण के लिए बाह्य ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें देखिए AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को तोड़ने के लिए हमें बाह्य ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जो कहाँ से मिलती है, सूर्य के प्रकाश से मिलती है। सूर्य के प्रकाश से बाह्य ऊष्मा प्राप्त करके इस अभिक्रिया को AgCl को
दो पार्ट्स में तोड़ा जाता है, Ag और Cl, यानी सिल्वर और क्लोरीन में। तो इसे तोड़ने के लिए बाह्य ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह अभिक्रिया कौन सी हो गई? ऊष्मा शोषी। यानी किसी अभिक्रिया में अगर किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए बाह्य ऊष्मा की आवश्यकता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। और या में अगर ऊष्मा निकलती है यानी ऊष्मा अभिक्रिया के बाद बाहर जाती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के कुछ प्रभाव होते हैं, वो पढ़ लेते हैं। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण या उपचयन उसी को कहते हैं, उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। पहला इसमें है संक्षारण। संक्षारण को हम कहते हैं जंग लगना मुख्य रूप से। इसे कैसे समझेंगे? देखिए, जब कोई धातु ऑक्सीजन या वायु कह लें, आर्द्रता यानी नमी, जल या अम्ल के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित होने लगती है। संक्षारित होने लगती है। संक्षारित होना मतलब कमज़ोर होने लगती है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? देखिए, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। दूसरा, चांदी पर काली परत, चांदी पर काली परत का जमना। तीसरा, तांबे पर हरी परत का जमना। जंग लगना हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु खुले में रखी जाती है, लोहे की वस्तु, तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन धीरे धीरे अपना प्रभाव छोड़ता है और वह वस्तु क्या हो जाती है? उसमें जंग लग जाता है। जंग लगने से वस्तुएं क्या होती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? बचने के लिए वस्तुओं को पेंट करना चाहिए। जंग से बचाव के लिए वस्तुओं को पेंट करना चाहिए। फिर चांदी पर काली परत का जमना। चांदी पर क्या होता है कि ज़्यादा दिन तक चांदी जब लोग पहने रहते हैं तो उसमें काला काला कलर आ जाता है। उसे बार बार धोते रहने से तो पानी के संपर्क में रोज आता रहता है, इसलिए उसमें काली परत चढ़ जाती है धीरे धीरे। तो ये भी क्या हुआ? संक्षारण का एक एग्जाम्पल हुआ। अगला उदाहरण है तांबे पर हरी परत का जमना। फिर अगला है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। अगला पढ़ना है क्या? विकृत गंधिता। वसायुक्त या तैलीय पदार्थ जब ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाते हैं तो उनके स्वाद व उनके गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ जब ऑक्सीजन के संपर्क में देर तक रहते हैं तो उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन आ जाता है।
यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। इसी हेडिंग के साथ हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है। अब इसका बहुविकल्पीय प्रश्न आप करेंगे और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण।